चलिए देखिए इसके पहले बता चुके थे हम आवेश के बारे में, है ना। इसके पहले आवेश के बारे में बताए थे, आवेश के गुण के बारे में बताए थे। इस चैप्टर का आपका खास करके आवेश वाला चैप्टर से ये लॉन्ग क्वेश्चन में कूलॉम का नियम इंपॉर्टेंट हो जाता है। कूलॉम के नियम से रिलेटेड आपको आने वाला कॉन्सेप्ट और मिलेगा। जो सबसे पहले यहाँ पे दिया है कूलॉम का नियम क्या है, उसके पहले आप और भी आवेश का गुण पढ़े, जैसे आवेश का गुण, आवेश का क्वांटमीकरण, आवेश संरक्षण का सिद्धांत, है ना, किसी वस्तु को आवेशित करने की विधि। उसके बाद हम आपको बताए थे कि आवेश दो प्रकार का होता है। आवेश कितना प्रकार का, धन आवेश और ऋण आवेश। उसमें हम लोग पढ़े थे कि एक आवेश दूसरे आवेश के ऊपर एक बल लगाता है, ठीक, क्या लगाता है, बल। उसमें हम पढ़ाए थे आवेश के गुण में कि सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है, और विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करता है। उस बल की गणना हम लोग करते हैं किस नियम से, कूलॉम के नियम से, ठीक। आखिर आकर्षित कर रहा है तो कितना पावर से आकर्षित कर रहा है, धक्का दे रहा है तो उसका परिमाण क्या है, धक्का का, धक्का मतलब बल, धक्का मतलब क्या, बल। उसको गणना करने के लिए कूलॉम का नियम है। इसका खोज अप्रॉक्स शायद 1785 ईस्वी में किया गया था। कब, 1785 में। वैज्ञानिक का नाम था कूलॉम। उनके अकॉर्डिंग कुछ बात है, उसको समझना है। अब ऐसा नहीं समझिएगा कि यहाँ पे आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों के लिए अलग अलग फॉर्मूला बताएंगे। आकर्षण रहेगा तब भी और प्रतिकर्षण रहेगा तब भी। आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों बल की गणना हम लोग किससे करते हैं, कूलॉम के नियम से करते हैं, ठीक। तो कूलॉम, अब बाकी चीज लिखा हुआ तो देख लीजिए। सबसे पहले वहाँ पे लिखा हुआ है दो वस्तुओं के बीच लगने वाले बल के बारे में क्या करता है, विचार देता है। उसके बाद लिखा है बिंदु आवेश शब्द से हमारा तात्पर्य है कि भौतिक में रैखिक आवेशित पिंडों का आकार उनके बीच की दूरी की तुलना में बहुत छोटा होता है। हम उन्हें बिंदु आवेश मानते हैं क्योंकि हमारे लिए उनके बीच आकर्षण प्रतिकर्षण बल की गणना करना आसान हो जाता है। इसलिए कभी कभी देता ऑब्जेक्टिव में है कि कूलॉम के नियम की सहायता से हम लोग दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी का, बीच लगने वाले बल की गणना करते हैं। आपसे ऑब्जेक्टिव पूछ भी सकता है कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल किस पथ पर काम करता है, तो याद रखिए एक सरल रेखा पर काम करता है, ठीक ना। आगे मिलेगा आपको पढ़ने के लिए कूलॉम का नियम की सीमाएं क्या है, ठीक। अब देखिए दो प्रकार का बल, एक दो आपको दिख भी रहा है डायग्राम में, Q1 और क्या दिया हुआ है, Q2। तो Q1 और Q2 एक दूसरे पर बल लगाएगा। मान के चलिए इसके बीच का डिस्टेंस क्या दिया हुआ है, R दिया हुआ है, इसके बीच का डिस्टेंस R है, ठीक। इसके दो नियम इंपॉर्टेंट है, सत्य एक नियम और होता है, मगर हम लोग मेनली रूप से दो ही नियम को फॉलो करते हैं। पहला देखिए दिया हुआ है दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, आवेशों के बल के गुणनफल, आवेशों के परिमाण के गुणनफल क्या होता है, समानुपाती होता है। परिमाण आपका क्या दिया हुआ है, Q1 तथा बल को सूचित किससे करता है, F से। क्या दिया, F समानुपाती Q1 तथा Q2। बीच में क्या दिया हुआ है आपका, गुना। गुणनफल मतलब क्या, गुना। तो Q1 को गुना किससे करना है, Q1 से। Q1 को गुना किससे, Q2 से। मतलब इसका मतलब यह हुआ कि जब आवेश का परिमाण बढ़ाएंगे तो बल का मान क्या होगा, बढ़ेगा। समानुपाती का मतलब यही है। आपको ऑब्जेक्टिव में दे भी सकता है कि दोनों बिंदु आवेशों के परिमाण को बढ़ाने पर उसके बीच लगने वाले बल का मान बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा। तो यहाँ पे Q1 का मान बढ़ाएंगे तो बल का मान क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। दूसरा कंडीशन आपको दिया है उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती, तो दूरी उसका क्या दिया है, R, और R का वर्ग क्या हो जाएगा, R स्क्वायर। तो F इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका हो जाएगा, R स्क्वायर का, ठीक ना। तो ये दो इक्वेशन मिला, एक इक्वेशन 1, एक इक्वेशन क्या मिला यहाँ पे, 2 मिला, ठीक। अब दोनों इक्वेशन को हम कंबाइन करेंगे तो कंबाइन करने के बाद हमको मिलेगा F समानुपाती Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे जब समानुपाती का हम लोग सिंबल हटाएंगे तो सिंबल हटाने के बाद हमको क्या मिलेगा, Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। समानुपाती का सिंबल हटाएंगे तो क्या मिलेगा, कांस्टेंट के फॉर्म में K इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ठीक। अब देखिए ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कांस्टेंट के फॉर्म में क्या मिला आपको, K का मान आप लोग याद करते हैं 9 इंटू 10 का पावर 9, मगर उसको आया कैसे उसको समझ लेंगे पहले। K नियतांक है, K का मान क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, नहीं एप्सिलॉन, पहले क्या समझिएगा, एप्सिलॉन। अब इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे देगा आपको, देता भी है। ये आखिर है क्या, क्या है आपका, इसको क्या पढ़ते हैं, एप्सिलॉन। क्या पढ़ते हैं इसको, एप्सिलॉन। कहीं कहीं कोई इसको एप्सिलॉन पढ़ाता है, इसको क्या पढ़ जाता है फिर, परमिटिविटी भी इसको पढ़ा जाता है, परमिटिविटी पढ़ा जाता है, इसको क्या पढ़ा जाता है,
परमिटिविटी पढ़ा जाता है। अब देखिए आपसे, अब यहाँ पे हम लोग पूछ सकते हैं कि आखिर परमिटिविटी है क्या। आपके मन में क्वेश्चन भी आता है कि आखिर परमिटिविटी है क्या। ठीक, इसके पीछे वाले डायग्राम में दिख रहा था आपको, दो आवेश था, दोनों के बीच में कुछ गैप था। ठीक, दोनों आवेश के बीच में क्या था, कुछ गैप था। आखिर दोनों आवेश को रखे हुए हैं किस माध्यम में, उस पर भी निर्भर निर्भर करता है आपका परिमाण, किसका, बल का परिमाण। दोनों आवेश को किस माध्यम में रखे हैं उस पर भी निर्भर करता है बल का परिमाण। तो हम लोग कभी कभी माध्यम बदलेंगे, जैसे एक एग्जाम्पल मान के चल सकते हैं कि घर है, ठीक ना, यहाँ मान लीजिए कि एक घर है, ठीक, और घर का दो गेट, एक गेट इधर से भी है और एक गेट इधर से भी है। अब ईस्ट साइड रोड है, हमको ईस्ट साइड से ईस्ट साइड जाना है, ईस्ट साइड रोड है, हमको रोड पर जाना है। ठीक, अब रोड पर जाने के लिए हमको इधर से जब पास करेंगे तो हमको 80 किलोमीटर का दूरी ट्रेवल करना पड़ेगा। कितना किलोमीटर का, 80 किलोमीटर का। और अगर सामने से चले जाएंगे तो हमको 20 किलोमीटर का दूरी ट्रेवल करना पड़ेगा। तो आप क्या सोचिएगा, जानने के लिए किस रास्ता से, सामने वाला से। तो घर के अंदर से, किसी घर के अंदर में आपको घुसने देगा कोई अपने घर में, घर में घुसने नहीं देगा। तो आपको परमिशन लेना पड़ेगा, किसका, जिसका घर है। वही चीज वहां पे भी है, दो प्रकार का आवेश है, तो दोनों आवेश एक दूसरे पर बल लगाता है, तो आवेश एक आवेश दूसरे आवेश पर बल लगाता है, तो उसके बीच में माध्यम है, उसके बीच में क्या है, माध्यम है। तो माध्यम उसको परमिशन देता है कि आप उसे बल लगाइए। अब वो कितना आवेश को बल लगाने के लिए परमिशन देगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, परमिटिविटी कहते हैं। गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी चलाने के लिए परमिट की आवश्यकता होता है ना। गाड़ी नया खरीदते तो उसका परमिट मिलता है कि 15 साल का परमिट है, आपको 15 साल तक रोड पर चला सकते हैं। उसके बाद फिर से आपको अपडेट करवाना पड़ेगा, कंडीशन देखेंगे, जैसा देखा जाएगा आपको कंडीशन फिर से परमिट देने लायक है तो परमिट मिलेगा, और कंडीशन परमिट देने लायक है तो परमिट फिर आपको नहीं मिलेगा। ठीक ना, नहीं देने लायक रहेगा तो नहीं मिलेगा। वही चीज यहाँ पे भी है। तो परमिटिविटी मतलब क्या होता है, परमिट। आप इसको फॉर्मूला लिखा हुआ देखिएगा, लिखा हुआ देखते हैं आप लोग कि एप्सलन, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एप्सलन बोलते हैं। एप्सलन इक्वल टू देखिएगा, एप्सलन नोट इंटू एप्सलन आर रहता है। एप्सलन इक्वल टू एप्सलन नोट इंटू क्या रहता है, एप्सलन आर रहता है। ठीक ना, तब एप्सलन मतलब परमिटिविटी, आई एप्सलन नोट, एप्सलन नोट, या तो परमिटिविटी नोट इसको पढ़ सकते हैं, दोनों चीज। इसका मतलब निर्वात का परावैद्युतांक, इंग्लिश में परमिटिविटी को परावैद्युतांक कहा जाता है। इसको परमिटिविटी को क्या कहते हैं हिंदी में, परावैद्युतांक। तो जीरो मतलब निर्वात, जीरो मतलब क्या, निर्वात का परावैद्युतांक उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, निर्वात का परावैद्युतांक। इसको सापेक्षिक परावैद्युतांक कहा जाता है। एप्सिलॉन आर को क्या कहते हैं, सापेक्षिक परावैद्युतांक। कहीं कहीं पे देखिएगा ऑब्जेक्टिव में देता है एप्सिलॉन आर इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन, तो दिया रहता है ना। ठीक, तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक ना। तो एप्सिलॉन आर को हम लोग क्या कहते हैं, सापेक्षिक। तो सापेक्षिक मतलब क्या होता है, जैसे मान के चलिए कि कहीं पे आप दोनों बिंदु आवेश को पानी में रख दिए, इस दोनों बिंदु आवेश को कहीं पे हम कहाँ रख दिए, पानी में रख दिए, और फिर इस दोनों बिंदु आवेश को लेकर चले गए हवा में। इस दोनों बिंदु आवेश को कहाँ लेके चले गए, हवा में। तो इन दोनों के सापेक्ष जो परावैद्युतांक होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, सापेक्षिक परावैद्युतांक कहेंगे। ठीक, तो अब यहां से के का वैल्यू आप रख सकते हैं, एफ इक्वल टू के का वैल्यू रख लीजिए। यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन के जगह पे क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नोट इंटू एप्सिलॉन आर हो जाएगा ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू एप्सिलॉन आर, Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। अलग अलग कंडीशन के लिए अलग अलग एप्सिलॉन आर का वैल्यू हो जाता है। हम लोग जब फॉर्मूला पढ़ते हैं तो आप लोग डायरेक्ट वहां फॉर्मूला लिखा हुआ रहता है, एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्या लिखा होता है, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे एप्सिलॉन आर नहीं दिखता है, फार्मूला में एप्सिलॉन आर दिखता है, क्यों नहीं दिखता है, क्योंकि निर्वात का एप्सिलॉन, निर्वात में एप्सिलॉन आर का वैल्यू 1 होता है। निर्वात में एप्सिलॉन आर का वैल्यू कितना होता है, 1, जिसके वजह से एप्सिलॉन आर का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, एप्सिलॉन नोट मिलेगा। क्या मिलेगा, एप्सिलॉन नोट मिलेगा। अच्छा, उसके बाद और भी देखेंगे इसमें, सोचो हुआ देखिए,
अब के का वैल्यू आप याद कर लीजिए कितना, 1/4 पाई नोट। अगर एप्सिलॉन नोट का वैल्यू याद करना है 8.85 4 × 10 का पावर कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक ना, न्यूमेरिकल में जैसा आपका यूज रहेगा वैसा आपको पुट करना है। ठीक ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। ठीक, अब उसके बाद है गलती लिख दिए हैं, क्या गलती लिख दिए हैं? और कोई दिक्कत नहीं है, सही लिखा हुआ है, गलत नहीं लिखा हुआ है। ठीक ना, कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर तो लिखा हुआ है, ये है क्या लिखा हुआ, गलती लिखा हुआ है। चलिए आप चेंज कर सकते हैं। हाँ देखिए, उसके बाद देगा शॉर्ट क्वेश्चन देता है कभी कभी, कूलॉम के नियम की सीमाएं क्या है। ठीक ना, पहला सीमा तो क्या, हमेशा दो बिंदु आवेश के लिए ही लागू होता है। ठीक, किसके लिए लागू होता है? दो बिंदु आवेश, लिखा हुआ है ना कि यह मूविंग आवेशों पर लागू नहीं होता। मूविंग आवेश मतलब कि बिंदु आवेश पर लागू हो सकता है। ठीक, उसके बाद यह है कि यह केवल बिंदु आवेशों के लिए लागू है। यह नियम कुछ ही दूरी पर पूरी तरह से लागू होता है। यहाँ लागू लिखा हुआ है, यहाँ कुछ ही दूरी मतलब अत्यधिक दूरी के लिए लागू नहीं हो सकता है। ठीक, उसके बाद यह कूलॉम का नियम व्युत्क्रम वर्ग का नियम पालन करता है। कूलॉम का नियम किसका पालन करता है? व्युत्क्रम वर्ग के नियम का। जैसे सेकंड इक्वेशन इसका दिया हुआ था ना, एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/, और उसका एक चीज और इसमें पूछता है आपका कि कूलॉम का नियम आखिर किससे लिया गया? तो कूलॉम का नियम लिया गया है न्यूटन का नियम से। न्यूटन का नियम पढ़े थे ना आप लोग, वहां एफ इक्वल टू क्या पढ़ते थे? याद है ये बोला? न्यूटन का नियम ही ना था, गुरुत्वाकर्षण बल निकालते थे, तो गुरुत्वाकर्षण बल से ही लिया गया है कौन सा नियम? कूलॉम का नियम। वहां भी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी होता था, यहाँ पे कौन सा कांस्टेंट है? क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है। ठीक, के का वैल्यू भी याद कर लीजिए, के का वैल्यू होता है 9 × 10 का पावर, यूनिट क्या होगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। ठीक ना, यहाँ कोई दिक्कत? आगे दिया है कूलॉम के नियम का सदिश रूप। ठीक ना, कूलॉम के नियम का सदिश रूप देखिए, बल एक है सदिश राशि। बल कैसा राशि है? सदिश राशि। जब बल सदिश राशि, इसका सदिश निरूपण भी आपको करना पड़ेगा। ठीक, जैसे मान लीजिए मान लीजिए इस पॉइंट पर कोई Q1 आवेश है और इस पॉइंट पर Q2 आवेश है। ठीक, O के रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन वेक्टर कितना? वेक्टर R1, इसका पोजीशन वेक्टर R2। इसके बीच में डिस्टेंस मान लेते हैं वेक्टर R है, इसका बीच का डिस्टेंस वेक्टर क्या है? R है। अब देखिए, जब इसके स्थिति सदिश के अनुसार हम लोग चलते हैं, ठीक, ये दोनों के स्थिति सदिश के अनुसार चलते हैं। अभी कुछ देर पहले बताया कि दोनों एक दूसरे में बल लगाता है। ठीक, Q1 भी बल लगाता है Q2 पर, और Q2 भी बल लगाता है Q1 पर। अब हम लोग को इसका दिशा निकालना है। सदिश का मतलब क्या निकालना पड़ेगा? इसमें दिशा निकालना पड़ेगा। अब देखिए, ई अगर सेम प्रॉपर्टी का दोनों चार्ज है, अगर दोनों पॉजिटिव है, ई भी पॉजिटिव है और ई भी पॉजिटिव है, तो इसको रिपल करेगा इस डायरेक्शन में। रिपल करेगा किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। और देखिए धक्का दे रहा है कौन? 1 धक्का दे रहा है किसको? 2 को। तो यहाँ पे क्या लिखिएगा आप? F1 2 लिखिएगा कि 21 लिखिएगा? F21 लिखिएगा। क्या लिखिएगा? F21। 2 को धक्का दे रहा है कौन? 1। मतलब इसका ऐसे भी कह सकते हैं कि बिंदु आवेश दूसरा बिंदु आवेश पर पहले बिंदु आवेश के द्वारा लगाया गया बल, इंग्लिश में पढ़ सकते हैं फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। अब उसी तरीका से ये वाला जो पार्टिकल है इधर बल लगाएगा, ये वाला बिंदु आवेश इस साइड में बल लगाएगा ना, इस साइड में जो बल लगेगा उसको नाम क्या दीजिएगा? F1 2 सदिश में ना, इधर साइड में वेक्टर F21 और ऊपर साइड में क्या हो जाएगा? F1 2। इसको समझने के लिए ऐसे भी याद रख लेना इसको F1 2
जो पीछे है, समझना, जो पीछे, तो पीछे 1 है, उसके बाद ना 2 है, 2 आगे ना है, तो पीछे वाला बल लगा रहा है कौन, आगे वाला, ठीक। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बिंदु आवेश Q1 पर Q2 के द्वारा लगाया गया बल, ठीक। और उस तरह से आप F21 लिखिएगा, F21 बराबर क्या हो जाएगा, बिंदु आवेश F2 पर नहीं, Q2 पर, Q2 पर Q1 के द्वारा लगाया गया बल, ठीक। अब R1 स्थिति सदिश हो जाए किसका, Q1 का, लिखना हो तो इसको भी लिख सकते हैं, वेक्टर R1 क्या हो जाएगा, Q1 का स्थिति सदिश होगा, और R2 किसका स्थिति सदिश हो जाएगा, Q2 का स्थिति सदिश होगा, ठीक। अब एक यहाँ पे समझना है, उसके बाद आप डिराइव कर लीजिए खुद से। इसके पहले हम लोग पढ़े थे एफ का वैल्यू क्या पढ़े, 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 बटा कितना, R²। अब सदिश का मतलब दिशा बताना, सदिश का मतलब क्या, दिशा बताना कि किस डायरेक्शन में बल लगा रहा है। और दिशा बताने के लिए हम लोग पढ़े थे 11th क्लास में वेक्टर पढ़े थे ना। अब किसी भी क्वांटिटी का जब डायरेक्शन बताना होता था तो हम लोग वहां पे इकाई सदिश का उपयोग करते थे। किसका उपयोग करते थे, इकाई सदिश का उपयोग करते थे, इकाई सदिश का। तो उसी के अकॉर्डिंग अगर इसको सोल्व करेंगे, देखो इसका पोजीशन के बात करते हैं वेक्टर आर का, तो इसको नोट यहाँ पे देख लीजिएगा। अगर Q1 पर फोर्स लगाया Q2, Q1 पर फोर्स लगाया कौन, Q2, पहले लिख ही लेते हैं। यहाँ पहले निकाल लीजिए वैल्यू किसका, F12 का, किसका, F12 का। तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, यहाँ समझिए फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, मतलब पहला पर बल कौन लगाएगा, दूसरा, पहला पर बल लगा रहा है कौन, तो इधर से ही बल लगा, इधर डायरेक्शन में, तो यहाँ पे बल लगा तो इधर धक्का देगा ना, तो धक्का दे किधर से रहा है, दूसरा तरफ से किधर की ओर, पहला की तरफ। तो यहाँ पे आपका यूनिट वेक्टर लिखिएगा, तो क्या हो जाएगा यूनिट वेक्टर का वैल्यू, R21 कैब हो जाएगा। यूनिट वेक्टर का वैल्यू क्या हो जाएगा, R21 का कैब, लिख सकते हैं इसको ऐसे, कैब मतलब इकाई सदिश, ठीक। अब इसको हम दूसरा निकालेंगे, इस पे F21 का निकालेंगे, तो सेम कॉन्सेप्ट से लिखेंगे, क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R²। अब बताइए R12 ना हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि R12 Q2 पर बल लगा रहे किधर डायरेक्शन से, इस डायरेक्शन से, तो जिधर से बल लगे उधर लिखिएगा ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा R12 यूनिट वेक्टर लगा दिया दिशा बताने के लिए। अब देखिए इसको डिराइव करना होगा, दो तरीका से कर सकते हैं, ठीक ना। आपका मेन पोजीशन वेक्टर तो वेक्टर आर है, मेन पोजीशन वेक्टर क्या है, आर। तो ऐसे भी यूनिट वेक्टर जब पढ़े थे तो यूनिट वेक्टर में पढ़ाया गया था आपको ए कैब इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मोड वेक्टर ए, पढ़े थे इकाई सदिश में। ए कैब इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन क्या हो जाएगा, मोड वेक्टर ए ही नहीं पढ़े थे। अब इसी के अकॉर्डिंग उसको सोल्व करना चाहेंगे, थोड़ा सा प्रोसेस लंबा चला जाएगा, ठीक। तब उसके उतना जरूरत नहीं पड़ता आपको एग्जाम में, ठीक ना, जितना दिया हो उतना जरूरत नहीं पड़ता है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे वहां पे दो इक्वेशन आपका आया था ना, पहला इक्वेशन आपका आया था F12 इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R² इंटू कितना, R12 का कैब। सेकेंड इक्वेशन आया था आपका F21 इक्वल टू 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 बाई R², यहाँ पे आया था R12 का इक्वेशन नंबर कितना, ठीक। अब देखिए डायरेक्ट इसको ऐसे भी कर सकते हैं, पोजीशन वेक्टर यहाँ पे दिया हुआ है ना, R12 का कैब इक्वल टू माइनस R21 का कैब लिख सकते हैं आप। R12 का कैब इक्वल टू माइनस R21 का कैब लिख सकते हैं यहाँ पे मैथ में इतना पढ़े थे ना मैथ में, इसमें वैल्यू पुट कीजिएगा आप, तो वेक्टर F21 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 अपॉन R²।
यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस R21 का कैब होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा वेक्टर F21 इक्वल टू माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, यहाँ पे हो जाएगा Q1 Q2 बाई R स्क्वायर इंटू R21। आप देख रहे होंगे समीकरण फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट का ही वैल्यू दिख रहा है, ठीक ना, किसका वैल्यू दिख रहा है आपको। तो समीकरण 1 से अगर चलते हैं आप, तो समीकरण 1 में तो क्या दिया हुआ है आपका, ये वैल्यू दिया हुआ है F12 का दिया हुआ है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा वेक्टर F21 इक्वल टू माइनस F1। तो एक चीज तो यहाँ तक आप डिराइव करके छोड़ सकते हैं, ठीक, एग्जाम में रहेगा तो यहाँ तक आप डिराइव करके छोड़ सकते हैं, मगर इससे भी अगर आगे एक्सप्लेनेशन करना होगा, ठीक, तो फिर आप यूनिट वेक्टर का वैल्यू पुट करना पड़ेगा आपको, ठीक ना। अब यूनिट वेक्टर के वैल्यू देखिए पुट कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे आया था ना, अगर हम बोलते डायरेक्ट कि वेक्टर F12 का आप वैल्यू निकालिए, किसका वैल्यू निकालने के बोलिए आपको, वेक्टर F12 का, ठीक। तो वेक्टर F12 का वैल्यू आया है कितना, उसके ऊपर लिखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 इंटू Q2। अब R स्क्वायर नहीं यहाँ पे होगा, ठीक, क्योंकि आपको वेक्टर का वैल्यू पुट करना पड़ेगा, ठीक। यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम हम लोग देखते हैं, यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक ना। यहाँ पे दिया हुआ था F12 में पोजीशन वेक्टर, इसका यूनिट वेक्टर में R21 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, R21। इस R21 मतलब 2 से किधर, 1 की तरफ, तो R21 को लिखते हैं हम लोग वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। पढ़े थे, दो बिंदु के बीच अगर स्थिति सदिश निकालना है तो फाइनल में से इनिशियल को माइनस करते थे, अंतिम बिंदु में से प्रारंभिक बिंदु को क्या करते थे, घटाते थे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका वेक्टर R2 माइनस R1 का स्क्वायर होगा, और यहाँ पे क्या था आपका R12 का कैब था ना, R12 का कैब। तो अब यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला भी बताए, यहाँ पे क्या बताए, वेक्टर A अपॉन मोड वेक्टर है, बताए ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा वेक्टर F12 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 इंटू Q2 अपॉन R2 माइनस R1 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा वेक्टर R12 अपॉन मोड R12। तो मोड R12 को मैग्नीट्यूड ही लिखना है ना, इसको R12 डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं, ठीक। सेम चीज इसको यहाँ पे लाने के लिए छोड़ने पड़ेगा तब, मगर अगर एग्जाम में देगा आपको ओनली प्रूव करने के लिए, तो आपको वहीं पे ला के छोड़ देना है, ठीक ना। इसमें कोई दिक्कत है, इसमें सदिश वाला में दिक्कत नहीं ना होगा अब, ठीक। कूलॉम का नियम और सदिश सदिश निरूपण दोनों में दिक्कत किसी को, चलो इसमें इतना है।